हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहे हैं। तो हम लोग आज जो है फैराडे के दोनों लॉज की बात करेंगे। देखिए, सबसे पहला हेडिंग डालिए, फैराडे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें है पहला फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। फर्स्ट लॉ क्या कहता है? द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस deposited on an electrode is directly proportional to the amount of charge passed or utilized। किसी भी इलेक्ट्रोड पर कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा, या इसका उल्टा भी कह सकते हो बेटा, कितना डिसॉल्व होगा उस इलेक्ट्रोड से। दोनों बातें, किसी इलेक्ट्रोड पे जितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा या किसी इलेक्ट्रोड से जितना सब्सटेंस डिसॉल्व होगा, ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं कितना चार्ज आपने पास किया है। तो मान लीजिए कि अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो डिपॉजिट हुआ है या जितना सब्सटेंस डिपॉजिट हुआ है, an amount of substance deposited is equal to W, और amount of charge passed is equal to Q। तो बेटा W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q होगा। Q कैपिटल बना लेना बेटा। Q यहाँ कैपिटल। अब ये Q बराबर क्या होता है? I इंटू टी, क्योंकि Q इन कूलम। तो W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा I इंटू टी। ध्यान देना, Q जो चार्ज है वो कूलम, और यहाँ पर I बराबर क्या है? एम्पियर में, और T किस में है बेटे? सेकंड। टाइम इन सेकंड, एम्पियर इनटू सेकंड कूलम। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटा, आगे के पेज पे ले लेता हूं। तो W बराबर हो जाएगा Z इंटू I इंटू T। Z इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट और Z इज नोन एज
केमिकल इक्विवेलेंस। हिंदी में कहते हैं वैद्युत रासायनिक तुल्य। अब ये जेड है क्या चीज समझिए। इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पियर और T इज इक्वल टू 1 सेकेंड, I 1 एम्पियर है और T 1 सेकेंड, तो W बराबर हो जाएगा Z। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यस सर। दोनों 1 हो जाएंगे तो W Z के बराबर हो जाएगा। सीधी सीधी बात है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड, Z क्या है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड और डिसॉल्व at an electrode when 1 coulomb of charge is passed by 1 ampere into 1 second is equal to 1 coulomb हो जाएगा नहीं? तो कितना सब्सटेंस डिपॉजिट होता है? अगर 1 कूलाम का चार्ज पास करें तो जितना सब्सटेंस डिपॉजिट होगा वही इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंस जेड है। अच्छा, जेड का और कोई भी तरीका है जेड को डिफाइन करने का? हाँ है। बेटा देखो, एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं जेड के लिए, ध्यान से समझिए। 1 फैराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम, ये कल मैंने पढ़ाया था। 1 फैराडे वो चार्ज है जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। वास्तविकता में ये चार्ज क्या शो करता है? ये चार्ज ये शो करता है कि 96500 कूलम का चार्ज क्या है? चार्ज कैन डिपॉजिट, अगर इतना चार्ज पास कराओगे तो कैन डिपॉजिट E ग्राम ऑफ एनी substance of any gram, ये ग्राम, E ग्राम ऑफ एनी सब्सटेंस। ये बेटा रट लो, याद कर लो, ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बहुत काम आएगी। 1 फैराडे वो चार्ज है जो किसी भी सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट के बराबर वेट डिपॉजिट या डिसॉल्व कर सकता है। मतलब अगर आपने किसी भी सेल से 1 फैराडे चार्ज पास किया है तो आप उस सब्सटेंस के इक्विवेलेंट वेट, तुल्यांकी भार के बराबर सब्सटेंस को डिपॉजिट कर सकते हैं। तो बेटा एक बात है, अगर आप 96500 कूलाम से E ग्राम डिपॉजिट कर सकते हो किसी भी सब्सटेंस का, तो अगर आप 1 कूलाम चार्ज पास कराओ तो कितना डिपॉजिट कर सकते हो? E बाई 96500 ग्राम, कितना डिपॉजिट कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब जरा इधर देखो, जेड क्या चीज है कि व्हेन 1 कूलाम ऑफ चार्ज इज पास्ड, अगर 1 कूलाम चार्ज पास कराएंगे
तो जितना मटेरियल डिपॉजिट होगा वो जेड है। तो चलिए 1 कूलम चार्ज पास करा रहे हैं तो कितना मटेरियल डिपॉजिट होगा, E/96500, दैट इज इक्वल टू जेड। तो जेड बराबर आ गया E/96500। मेरे हिसाब से ये बातें समझ में आ गई होंगी आपको। Yes, sir. बड़ी, तो अब आपके पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा बताइए। आपके पास फॉर्मूला था W बराबर EIT/965। जेड की जगह मैंने क्या रख दिया, E/96500। W क्या है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिटेड। E क्या है बेटे, इक्विवेलेंट वेट। I क्या है बेटे, करंट इन एम्पियर। और T क्या है बेटे, टाइम इन सेकंड। एक एग्जांपल देखो छोटा सा, मेरा मन कर रहा है एक एग्जांपल बताने का, बताता हूं। जैसे मान लो एक रिएक्शन आपके सामने लिखी है, 2OH नेगेटिव गिव्स H2O प्लस हाफ O2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये एक रिएक्शन आपके सामने। इसका मतलब है कि वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस में जब आपने 2 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज पास किया तो आपको हाफ मोल O2 मिली। क्या मतलब है इसका, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, in the electrolysis of water when 2 मोल इलेक्ट्रॉन है मतलब 2 फेराडे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1 फेराडे, तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 2 फेराडे। when 2 Faraday charge was passed, we get half mole of oxygen that at STP, that is 11.2 liter of oxygen at STP। मेरी बात समझ में आ रही है? जैसे मैं आपसे कहूं कि एक एग्जांपल और देता हूं, ये पहला मैंने एग्जांपल दिया, दूसरा एग्जांपल देता हूं। मैं कहूं कि मुझे 27 ग्राम एल्युमिनियम is to be extracted, या ऐसे लिखो, पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं। थोड़ा सा चेंज करके एक क्वेश्चन लिखता हूं आपके सामने। आपसे कह दीजिए हाउ मच अमाउंट of aluminum is obtained from the electrolysis of Al2O3 या
स्पेसिफिक ना करो, थोड़ा सा स्पेसिफिक कर दोगे तो दिक्कत हो जाएगी। मैं एल्युमिनियम साल्ट लिखूंगा क्योंकि हर एक के लिए बेटा अलग अलग होगा, रिएक्शन अलग अलग बनेगी। ऑफ Al salt if one Faraday of charge is passed, कह रहा है कि अगर 1 फैराडे का चार्ज पास करें तो किसी भी एल्युमिनियम साल्ट की अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस कराएं तो कितना एल्युमिनियम डिपॉजिट हो जाए, ऐसा कोई क्वेश्चन दो। बेटा मैंने Al2O3 इसलिए हटाया क्योंकि अगर हॉल्स प्रोसेस होगा तो वहां कार्बन रिडक्शन कराना पड़ेगा, तो फिर जो है कोई स्पेसिफिक रिएक्शंस ही काम करे। तो यहां मैंने किसी भी एल्युमिनियम साल्ट को ले लिया। तो एल्युमिनियम साल्ट में ये तो 100% श्योर है ना कि एल्युमिनियम साल्ट में Al3 पॉजिटिव प्रेजेंट होगा। तो अगर Al3 पॉजिटिव प्रेजेंट होगा तो वो 3 इलेक्ट्रॉन लेकर Al में कन्वर्ट हो जाएगा। 3 मोल इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब 3 फैराडे का चार्ज एल्युमिनियम के कितने मास को डिपॉजिट करा रहा है? 27 ग्राम। 3 फैराडे का चार्ज एल्युमिनियम के 27 ग्राम को डिपॉजिट कर रहा है। आपसे क्या कहा है कि 1 फैराडे का चार्ज पास किया जाए, तो अगर मैं 1 फैराडे का चार्ज पास करूं तो कितना 9 मास ग्राम। डिपॉजिट होगा? वेरी गुड, 9 ग्राम, दैट इज योर आंसर। इस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चंस आपसे पूछ सकता है और उसके आंसर आपको देने पड़े। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको यहीं पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक्निक के बारे में कुछ पूछा जाए तो आप क्या करें? बेटे देखो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में करते क्या है कि किसी भी मेटल के सरफेस पर किसी दूसरे मेटल की एक लेयर को डिपॉजिट कराया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि एल्युमिनियम की, आयरन की, निकल की, इन सब पर गोल्ड प्लेटेड की जा सकती है। आपकी जो मार्केट में घड़ियां आती हैं वो भी गोल्ड प्लेटेड आती है, उनके ऊपर जो चेन होती है रिस्ट वॉचेस के ऊपर उस पर गोल्ड प्लेटेड होती है। ये टेक्निक इलेक्ट्रोप्लेटिंग का है, ये ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग टेक्निक में इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसी की कर सकते हैं जो इसका एसआरपी वैल्यू हाइयर हो। जैसे मान लो कि आपको कॉपर पे गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है, आपको मालूम है गोल्ड का एसआरपी ज्यादा हो, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, तो गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग आप कॉपर पे आसानी से कर सकते। लेकिन जरा उल्टा समझो, अगर मुझे गोल्ड पर कॉपर मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी पड़े, बेटा कभी नहीं करा पाओ, ये इम्पॉसिबल। गोल्ड के ऊपर कॉपर मेटल नहीं चढ़ाया जा सकता क्योंकि कॉपर मेटल का एसआरपी कम होता है। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हमेशा जो की जाती है वो उस मेटल की जाती है जिसका एसआरपी ज्यादा है। और थोड़ी सी मैं नेचर की बात करूं तो नेचुरल वे में जो महंगा मेटल है उसी की इलेक्ट्रोप्लेटिंग की जा सकती है सस्ते मेटल। आप सस्ते मेटल की इलेक्ट्रोप्लेटिंग महंगे वाले पे कभी नहीं कर सकते। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज तो हमको बाद में मालूम चली, लेकिन नॉर्मल में ये बात कहूं तो ये बिल्कुल सही। आप ऐसा कभी नहीं कर सकते किसी गोल्ड को छुपाने के लिए उसके ऊपर लोहे की इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लो, नहीं। किसी लोहे की चेन के ऊपर गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग बहुत आसानी से। तो ध्यान दीजिएगा, जिसका एसआरपी ज्यादा है, द मेटल हैविंग हायर एसआरपी कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड ओवर अनदर मेटल। ये पॉइंट मैं लिखूंगा। देखिए, केस ऑफ
electroplate. The metal having higher value of SRP, मतलब comes below in electrochemical series, जो नीचे आता है, can be easily electroplated over the other metal having lower SR, मतलब comes above in ECS, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो चलिए मान लेते हैं एक कोई भी प्लेट है किसी भी मेटल की, जिस पर किसी दूसरे मेटल की मैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहता हूं। मैं ये मान लेता हूं कि थिकनेस ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग L है, जिस पर ये जो एरिया है जितने पर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, और मेटल की डेंसिटी ऑफ मेटल स्मॉल d। मैंने बताया कि जो लेयर आप चढ़ा रहे हो, जितनी थिकनेस की 1 मिलीमीटर, 0.1 मिलीमीटर, हाफ मिलीमीटर, जितनी थिकनेस की मेटल की लेयर दूसरे मेटल पर चढ़ा रहे हो, वो थिकनेस है L। जितने एरिया पर आप इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना चाहते हैं, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A। और जिस मेटल की आप बात कर रहे हैं, उस मेटल की डेंसिटी है D। तो अगर आपको इलेक्ट्रोप्लेटिंग के L, A या D के बारे में निकालने के लिए कहे, तो आप कैसे निकालें? देखो बेटा, ये जो फर्स्ट लॉ है, इसी को अप्लाई करिए अप्लाई। W बराबर EIT बाई 96500, ये फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। ठीक, W क्या होता है? वेट। वेट को मैं वॉल्यूम इनटू डेंसिटी लिख सकता हूं, और वॉल्यूम को मैं एरिया इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी लिख सकता हूं। अब मैं एक काम कर रहा हूं, ये जो स्मॉल a है, इसको वहां रिप्लेस कर, ध्यान दीजिएगा, ये जो स्मॉल a है उसको वहां रिप्लेस कर रहा हूं एरिया से। तो अगर मैं ये वैल्यू W में पुटअप कर दूं, तो ये हो जाएगा A इंटू L इंटू D बराबर EIT बाई। अब बेटा इन तीनों में से जो भी आपसे निकलवाए वो आप आराम से निकाल सकते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थिकनेस या डेंसिटी। दो दिए गए होंगे, जैसे थिकनेस और डेंसिटी दी जाए तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन निकाल सकते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और डेंसिटी दी जाए तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग की थिकनेस निकाल सकते हो, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और थिकनेस दी जाए तो मेटल की डेंसिटी निकाल सकते हो। और ई तो आप जानते ही हो, ई है इक्विवेलेंट वेट ऑफ द।
ये बेटा इलेक्ट्रोप्लेटिंग कराते वक्त जितने भी क्वेश्चंस इलेक्ट्रोप्लेटिंग से रिलेटेड आएंगे उस केस में, जैसे क्वेश्चन ए स्मगलर कैन नॉट use electroplating of iron over gold to pass या स्मगल, पास क्यों लिख रहे हैं, पास तो होता ही नहीं है ना, स्मगलर कहां पास करा। to smuggle gold from one country to another। ये पूछना चाहता है कि कोई भी जो स्मगलर होता है वो गोल्ड के ऊपर आयरन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों नहीं कर सकता। तो इसका सही आंसर है बेटे बिकॉज the SRP of gold is greater than SRP of गोल्ड का SRP ज्यादा, तो गोल्ड की इलेक्ट्रोप्लेटिंग तो आयरन पर हो सकती है। तुम आयरन खरीद के लाओ और सोना गोल्ड का टैक्स भरो, ये तो हो सकता है, लेकिन आप गोल्ड खरीद के लाओ और उस पर आयरन की इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके टैक्स भरो, ऐसा नहीं हो सकता। नेक्स्ट, ये बात तो फर्स्ट लॉ किया था। अब मैं बताने जा रहा हूं फैराडे सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। वो ये कह रहा है कि इफ टू और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स are connected in series। दो तरीके का कनेक्शन होता है बेटा, एक सीरीज एक पैरेलल। सीरीज का कनेक्शन लगातार करते हैं और उसमें करंट डिवाइड नहीं होता। घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन होता है वो पैरेलल होता है जिसमें करंट डिवाइड होता है, लेकिन जो दिवाली की में लड़ियां लगाई जाती हैं उसमें सीरीज का कनेक्शन होता है, वहां करंट डिवाइड। तो कह रहा है टू और मोर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज देन amount of substance deposited on the electrode is in the ratio of their equivalent weights। मान लीजिए दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं, एक ये और एक ये, इनको
में इलेक्ट्रोड लगाया गया है और बेटे इस तरीके से या तो ऐसे यूज कीजिए, इस तरीके से इन्हें कनेक्ट किया गया और यहां आपकी बैटरी लगी। ठीक, कहने का मतलब Q इज कांस्टेंट। जितना करंट यहां भेजा जा रहा है उतना ही यहां भेजा जा रहा है, कोई डिवाइस करंट पास्ट इससे। तो उस केस में मैं मान लेता हूं कि यहां जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है वो W1 और इस मेटल का इक्विवेलेंट वेट E1 और यहां जो सब्सटेंस डिपॉजिट हो रहा है वो W2 और इसका इक्विवेलेंट वेट E2। तो अगर करंट जो चार्ज पास किया जा रहा है, करंट सेम टाइम के लिए पास किया जा रहा है, मतलब जो चार्ज है वो कांस्टेंट, उस केस में W1 by W2 का जो रेशियो होगा वही होगा जो E1 by E2 का रेशियो। बेटा इसे लॉ ऑफ इक्विवेलेंस भी कहा जाता है। इस चीज को समझिएगा, जरा E को इधर ले, तो फॉर्मूला हो जाएगा W1 by E1 बराबर W2 by E2, लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। W by E कोई तो ग्राम इक्विवेलेंट कहते हैं, दोनों तरफ ग्राम इक्विवेलेंट बिल्कुल बराबर। बिल्कुल सही बात। अच्छा, सही बात क्यों है, पूछना चाहिए कि सर कैसे सही बात है। अरे भाई Q कांस्टेंट और आपके पास फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला है, ध्यान देना। आपके पास फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला है W बराबर EIT बाई 96500। तो अगर मैं यहाँ W1 कर दूं या E1 कर दूं, IT कांस्टेंट, तो W2 के केस में क्या हो जाएगा, E2 IT बाई 96500 तो हो जाएगा। IT से IT गया 96500 96500 पहले से कांस्टेंट, तो क्या W1 by W2 E1 by E2 के बराबर नहीं हो गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को डिवाइड कर। तो जो फैराडे सेकंड लॉ है एक्चुअल में वो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस। देखो लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इस बात को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक चीज बताऊं, ये तो मैं मिटाई दे रहा हूं। बेटे मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रही, वो बिना लॉ ऑफ इक्विवेलेंस के नहीं हो सकती। A प्लस बी गिव्स C प्लस D। मालूम चले कि कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है और उस केमिकल रिएक्शन में हमसे ये कहा जा रहा है कि इस केमिकल रिएक्शन में, एक एग्जांपल दे रहा हूं आप लोगों को लॉ ऑफ इक्विवेलेंस का, A प्लस बी गिव C प्लस B। कितने मोल बने हैं, 2 मोल 3 मोल 5 मोल, कोई लेना देना, लेकिन WA अपॉन EA बराबर होगा WB अपॉन EB, वो बराबर होगा WC अपॉन EC, वो बराबर होगा WD अपॉन ED। मतलब जो रिएक्शन होती है ना, उसमें सभी के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट सभी के जो ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं वो हमेशा बराबर। तो इसी बात को फैराडे सेकंड लॉ कहना चाहता है कि अगर हम सीरीज में 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को कनेक्ट कर दें तो उन पे जो मास डिपॉजिट होगा, उनका जो रेशियो होगा वो उसके इक्विवेलेंट वेट के बराबर। इस बेसिस पर मैंने आज आपको फर्स्ट और सेकंड लॉ पढ़ाए। इनके बेसिस पर आप फैराडे लॉज के न्यूमेरिकल्स बेटा कर सकते हैं। कल मैं आप लोगों को
इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन के बारे में बताऊंगा। मिलते हैं बेटा आपसे कल की क्लास में।